हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो एज यू नो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने एंशिएंट हिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, एक जो आज हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद एक संगमेश और बच जाएगा। फिर उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। देन मैं कोशिश करूंगी कि मैं साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी कोई स्टार्ट करवा सकूँ, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी। हम साथ साथ में शुरू करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने गुप्ता पीरियड पढ़ा था, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। उनके अलग अलग रूलर्स हो गए, फिर उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लिटरेरी वर्क और ये सब कवर किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था, जिसमें वर्धना डायनेस्टी या हर्षवर्धन जो पीरियड हम कहते हैं, उसके बारे में। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। पहले वर्धना डायनेस्टी का थोड़ा सा इंट्रो, फिर उसके मिलिट्री कन्क्वेस्ट, हर्षा एंड बुद्धिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर और इकोनॉमी क्या थी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे या वर्धना डायनेस्टी के अंडर में। तो अगर इनके कुछ सोर्सेज की बात करें, वो मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे हर्ष चरित्र करके है, भानभट्ट ने जो लिखी थी। भानभट्ट कोर्ट पोइट थे हर्षा के, उनसे हमें पता लगता है वर्धना डायनेस्टी के बारे में या हर्षा पीरियड के बारे में। फिर एक ट्रैवल अकाउंट है, ह्युआन त्सांग करके, एक चाइनीज ट्रैवल थे जो हर्षा रिजाइन के टाइम पे आए थे, जो ऑलमोस्ट 8 साल रहे थे। उन्होंने भी काफ़ी कुछ मेंशन किया है इस हर्षा पीरियड के बारे में, जिसमें उन्होंने कन्नौज असेंबली जो हुई थी उसके बारे में, प्रयाग असेंबली जो थी उसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया, जिससे हमें हर्षा के टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। और कुछ ड्रामाज जो हर्षा ने खुद लिखे थे, हर्षा खुद काफ़ी एक मतलब वो थे, हर्षवर्धन मतलब अच्छे राइटर कह सकते हैं हम। उन्होंने भी काफ़ी सारे ड्रामाज वगैरह लिखे थे संस्कृत में, रत्नावली हो गया, नागनंदा हो गया, तो ऐसे करके उनसे भी हमें पता लगता है। और कुछ इंस्क्रिप्शन हो गए, द सोनपत इंस्क्रिप्शन, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, उनसे भी हमें इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में पता लगता है। सो ये कुछ सोर्सेज थे जहाँ से हमें पता लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, द वर्धना डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज एन इम्पोर्टेंट इंडियन डायनेस्टी दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तो वर्धना डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया में जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 6 से 7 सेंचुरी के बाद में। और हर्षवर्धन जो इसके वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। द वर्धना डायनेस्टी पशुभूति ने फाउंड की थी, जो कि लोकल चीफ थे थानेसर में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है। इस्टेब्लिश द डायनेस्टी अराउंड द 6th सेंचुरी में इन्होंने ये इस्टेब्लिश करी थी। और फिर इनके जो सक्सेसर थे उन्होंने इसका काफ़ी एक्सपेंड किया, इन्फ्लुएंस इनका काफ़ी नेबरिंग टेरिटरीज तक भी गया, जिसके मोस्ट नोटेबल जो रूलर थे वो हर्षवर्धन थे। सो यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट है, जिसमें मतलब मैंने लिखा है कि सारे जो थे, पहले हर्षवर्धना, पहले पशुभूति, फिर हर्षवर्धना 1 आते हैं, फिर आदित्य वर्धना, प्रभाकर वर्धना, जो हर्षा से पहले जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर हम जिनको कह सकते हैं। 3 बच्चे, जिसमें से एक राजवर्धना 2, हर्षवर्धना और राजश्री, 3 बच्चे थे। तो पहले राजवर्धना 2 रूल करते हैं, जिनको शशांक रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट बंगाल वो मार देते हैं। फिर उसके बाद हर्षवर्धना आते हैं, फिर राजश्री तो मतलब इनका रोल नहीं है, बस इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके चक्कर में ये फिर मतलब छोड़ छाड़ के जंगलों की तरफ चली जाती हैं। फिर हर्षवर्धना इनका बदला लेने के लिए नॉर्थ वेस्ट बंगाल के शशांक जो रूलर थे उनके साथ भी फाइट करते हैं, और अपनी बहन को भी मतलब विंध्यान फॉरेस्ट में आई थिंक वो चली गई थी, वहाँ से ढूंढ के रेस्क्यू करके लेके आते हैं। तो ये स्टोरी थी। अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धना। हर्षवर्धन जिनको शीलादित्य भी कहा जाता है, जो 606 एडी से 647 एडी तक मतलब राज करते हैं, शासन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी जो थे, ठीक है। ये काफ़ी स्किल्ड और एम्बिशियस मोनार्च थे। इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया अपने किंगडम को मिलिट्री कन्क्वेस्ट द्वारा, स्ट्रेटेजिक अलायंस द्वारा, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स कह सकते हैं। और ये बुद्धिज्म का काफ़ी सपोर्ट करते थे, आर्ट एंड लिटरेचर के काफ़ी पेट्रोन थे, और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था इनके अंडर में। तो सबसे पहले अगर इनके मिलिट्री कन्क्वेस्ट की बात करें, तो ये काफ़ी स्किल्ड मिलिट्री लीडर थे, ठीक है। तो सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स एंड मैनेज टू ब्रिंग न्यूमरस टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल, जैसे कि पंजाब भी इनके कंट्रोल में, राजस्थान के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अगर इनका पहले एक्सपेंडिशन की बात करें, तो इन्होंने वो जो शशांक फ्रॉम कन्नौज थे, जो शशांक नॉर्थ वेस्ट बंगाल के जो रूलर थे उनके खिलाफ किया था। वहाँ पे ये मतलब उनको सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट इन्होंने कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लिया था और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया था। फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेडिशन वो दोबारा वहीं पे करते हैं, और उस टाइम पे वो मगध तक के जो शशांक का एम्पायर था उसको कंक्वायर कर लेते हैं 637 एडी में। फिर अगर इनके डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स की बात करें, तो इन्होंने ध्रुवसेन टू, जो मैत्र रूल थे वल्लभी के, उनको हराया था। और इनका एक और मिलिट्री कैंपेन था चालुक्य रूलर
पुलक्शिन टू के खिलाफ, जो किया तो था बट ये वहाँ पे हार गए थे, और वो इनकी इकलौती डिफीट थी इनकी लाइफ में, जो हराया था पुलक्शिन टू ने। इसके बारे में हमें जो ह्यान त्सांग जो चाइनीज रूलर थे उनसे पता लगता है, उन्होंने वहाँ पे बताया है। और उन्होंने ना हर्षा को लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ इंडिया भी बोला है, कि पूरे नॉर्थ इंडिया के राजा एक तरीके से कह सकते हैं। इन्होंने पूरा मतलब उस पे कंक्वायर कर लिया था, ऑलमोस्ट पंजाब, राजस्थान, पूरा नॉर्थ इंडिया। तो काफ़ी फैला था इनका, मिलिट्री कंक्वेस्ट इनके काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। फिर अगर इनके बुद्धिज़्म के साथ अगर इनके मतलब बात करें, हर्ष एंड बुद्धिज़्म, तो ये काफ़ी पैट्रॉन थे बुद्धिज़्म के। पहले तो ये शिव के मतलब डिवोटी थे, लेकिन बाद में जो ह्यान त्सांग थे उनकी वजह से कन्वर्ट हो गए थे, या मतलब सर्कमस्टांसेस की वजह से बुद्धिज़्म को फिर ये काफ़ी फॉलो करने लगे थे। वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म एंड ही सेड टू हैव कन्वर्टेड टू द फेथ अंडर द गाइडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क ह्यान त्सांग, जो अभी मैंने बताया, हु वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर। हर्षा स्पॉन्सर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड स्तूपा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रांड। तो इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब कंस्ट्रक्ट भी करवाए इनके टाइम पे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई। और ये एक हिनियाना जो बुद्धिस्ट जो मतलब बुद्धिज्म की जो दूसरी ब्रांच थी हिनियाना, उसमें उनके एक वो बन गए थे चीफ, एकदम बिकम एन अर्डेंट हिनियाना बुद्धिस्ट। और इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब फिर अपने इस्टेब्लिश कराए, स्तूपास वगैरह। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके काफ़ी थे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना में बुद्धिज्म उस टाइम पे काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से फैल रहा था। तो ये बुद्धिज्म के साथ इनके वो थे जो रिश्ते। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली से ये समझ लो कि हमने पहले भी पढ़ा था गुप्ता पीरियड का, वैसे ही था। इसमें बस ये है कि हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड था, जिसमें एफिशिएंट गवर्नेंस थी। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसमें गवर्नर किंग जो होते थे वो सबसे ऊपर होते थे। फिर उसके बाद काफ़ी और नीचे अलग अलग वो हो गए, अपॉइंट करे जाते थे गवर्नर्स वगैरह, जो ध्यान रखते थे। कोर्ट वगैरह में काफ़ी स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे इनके कोर्ट में। हर्षा वॉज नोन फॉर हिज बीइंग बेनिवोलेंट एंड जस्ट रूलर एंड ही ऑफन हेल्ड पब्लिक ऑडियंस टू हियर द ग्रीवेंस। तो काफ़ी मतलब ये एकदम जुड़े हुए राजा थे, कोई ये नहीं था कि इनमें थोड़ा घमंड है इस टाइप में। काफ़ी अच्छे से इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, डिसेंट्रलाइज्ड, पूरा अच्छे से मैनेज किया हुआ था। तो इनके अंडर में काफ़ी सही रूल हुआ, और काफ़ी एक्सपेंड भी हुआ, और काफ़ी फ्लोरिश भी हुई वर्धना डायनेस्टी में। सोसाइटी कल्चर की बात करें, तो जो द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर फ्लोरिश इनके टाइम पे। ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर जो अभी बात करी। द किंग हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर एंड ऑथर 3 संस्कृत प्लेस, जो मैंने सोर्सेज में भी बताया था कि आपको, ये खुद भी एक काफ़ी बड़े स्कॉलर थे, और इन्होंने खुद भी काफ़ी ड्रामाज लिखे हैं संस्कृत में। हर्षा कोर्ट वॉज अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। इनके कोर्ट में काफ़ी सारे अट्रैक्टिव पोइट, स्कॉलर, आर्टिस्ट वगैरह सारे थे, जिन्होंने पूरे इंडिया से जो विजिट करे थे। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द एंशिएंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म सच एज भरतनाट्यम रिसीव सिग्निफिकेंट पैट्रोनेज। तो डांस म्यूजिक भी काफ़ी फ्लोरिश हुआ इनके टाइम पीरियड पे। सो ये इनकी जो सोसाइटी और कल्चर थी। फिर अगर इकोनॉमिक की बात करें, हर्षाज रेजाइन विटनेस्ड अ प्रोस्पेरस इकोनॉमी, काफ़ी बढ़िया इकोनॉमिक थे। एक्सटेंसिव ट्रेड एंड कॉमर्स, द सिल्क रोड एंड मेरेटाइन ट्रेड रूट फैसिलिटेड, मतलब काफ़ी दूर तक फैली इनकी, सेंट्रल एशिया तक, चाइना एंड द मिडल ईस्ट तक। दिस ट्रेड नेटवर्क कंट्रीब्यूटेड टू द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंगडम। तो काफ़ी प्रोस्पर किंगडम था, काफ़ी मतलब कहीं पे ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें इस किंगडम में भी देखने को नहीं मिलती। एग्रीकल्चर वॉज अ वाइटल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये देख रहे हो कि अभी तक जितने भी एंशिएंट टाइम में चला है ना, सबका जो एग्रीकल्चर है ना, वो बैकबोन रही है सबके, जो भी जितने भी डायनेस्टीज़ या जिसका भी रूल आया, एग्रीकल्चर पे उन्होंने किसी ने छोड़ा नहीं उस चीज़ को। बेशक ट्रेड फ्लोरिश हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर पे सब बेस्ड थे, और वो एग्रीकल्चर बैकबोन की तरह काम करता था। दिस लीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फर्दर स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। तो एग्रीकल्चर ने भी काफ़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी थी इस एम्पायर को। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं हर्षवर्धना से रिलेटेड ही। उनके मतलब उनको और क्या कहा जाता था, उनका टाइम पीरियड हो गया, उनकी एक्सपेडिशन हो गई, बुद्धिज्म के साथ क्या थे उस टाइम पे उन्होंने, तो यही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। लेकिन लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी ज़्यादा मतलब हर्षवर्धन की डेथ के बाद ज़्यादा कुछ चल नहीं पाई ये वर्धना डायनेस्टी भी। उनकी डेथ 647 एडी में हो जाती है, तो फिर उसके बाद कोई ऐसा सुटेबल हायर कोई आया ही नहीं ऐसा कि आगे उसको मतलब बढ़ा सके। तो उसके बाद से ये धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर डिक्लाइन होने शुरू हो गया, और फिर ये हर्षा पीरियड का एंड होता है यहाँ पे। इस मैप में आप देख सकते हो उनकी जो भी मतलब उनका रेजाइन था जहाँ तक हर्षवर्धना ने एक्सपेंड किया था। सो इसके साथ हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट एक टॉपिक बचा है एंशिएंट
एंशंट हिस्ट्री का वो है संगम एज, तो वो भी हम 2 दिन में कवर कर लेंगे, हो जाएगी हमारी एंशंट हिस्ट्री, फिर हम मेडिवल स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो। कॉलेज स्टूडेंट का क्या है कि उनको जो पढ़ना होता है ना, वो उनको सिर्फ ये चाहिए कि लिखने का कंटेंट मिल जाए, तो यहाँ से आप जितना चाहें कंटेंट निकाल सकते हैं। और ज़्यादा डीप पॉइंट्स और छोटे मोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने मेंशन किया, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।